हो गया ना सर? ओके सर। गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 में मैं लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग बात किए थे सर डिपॉजिट्स के बारे में, है ना? डिपॉजिट्स, कंपनी में जो डिपॉजिट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग जो लॉ है उसके बारे में मैं बात किया था, और आई होप कि आप सबको समझ में भी आया था। ऐसे आप लोग तो हाँ ही बोलते हो, पर कुछ डाउट हो वो भी कभी कभी पूछ लिया करो सर, ठीक है? हाँ तो ठीक है, पर डाउट भी होना चाहिए, बट डाउट तो तब क्रिएट होगा ना सर जब आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करोगे, तो घर पे रिवीजन मारो, ठीक है? तो जाके देखोगे कि आपको डाउट भी हो रहा है, एग्जाम देने आओ ऑफलाइन में, ठीक है? तो समझ में आएगा। वैसे आजकल सबका थोड़ा सा फीवर भी हो रहा है तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है? अच्छा, तो सर आज एक आज कुछ न्यू सेक्शंस जानेंगे कंपनी एक्ट में। बहुत ही वाइटल सेक्शंस है फॉर चार्टर्ड एग्जाम एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज सीएमए ऑल्सो, सभी के लिए जरूरी सेक्शंस है। सेक्शन का नाम क्या है? सेक्शन का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है? सेक्शन का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ये बेसिकली सेक्शन 77 में बोला गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में बोला गया डेफिनेशंस को। दिखाई दे रहा है सर सबको? हेलो, दिखाई दे रहा है ना? स्क्रीन शेयर है? ओके सर। यस सर। ओके सर, तो स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हो कि मीनिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में बोला है। सर सेक्शन क्यों बार बार याद दिलाते हैं सर? सेक्शन ही तो है जो लॉ को बनाता है, सो वी कांट इग्नोर। सेक्शन इज लाइक जैसे किताब में चैप्टर्स होते हैं ना, इंडेक्स, वैसा ही लॉ में सेक्शंस होते हैं। अच्छा, रजिस्टर क्या है, ड्यूटी ऑफ रजिस्टर चार्ज का क्या ड्यूटी है, एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 78, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज सेक्शन 80, छोटा चैप्टर है से, satisfaction of charge section 82 and 83, as well as punishment of rectification of charges section 86 and 87. So these are the important sections from charge, ठीक है सर? लॉ को याद रखना पड़ता है सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज तो याद रख सकते हो, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग चैप्टर नाम मिलेगा, पर मेन जो है ना लॉ का मेन कॉन्सेप्ट ही है कि वो सेक्शन से बना हुआ है, ठीक है? सो यू कांट इग्नोर सेक्शन। सेक्शन को याद करोगे तो ऑटोमेटिकली चैप्टर को भी कनेक्ट कर सकते हो। चैप्टर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जैसे आपकी किताब में होता है, ठीक है वो आपके लिए ठीक है, बट आप सेक्शन वाइज याद रखो तो आपको ज्यादा बेहतर है, बिकॉज आप एक एक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है? इस तरह से याद रखो, भले ही कुछ सेक्शंस को चैप्टर 1 में दिया, कुछ सेक्शन चैप्टर 2 में दिया, कुछ सेक्शन चैप्टर 3 में दिया, टॉपिक वाइज ऑब्वियसली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट मेनली सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सेक्शन वाइज याद कर पाते हो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है? कि ये सेक्शन में ये टॉपिक है, चैप्टर में क्या टॉपिक है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन में क्या टॉपिक है। बात को अगर समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो और अच्छा। सर आप ना माथा खराब करते हो, ठीक है सर, मेरा काम ही है। तो मीनिंग ऑफ चार्जेस सेक्शन 2 सबसेक्शन 16। अच्छा, चार्ज के बारे में मैं क्या पहली बार बात कर रहा हूँ सर? क्या ये आज फर्स्ट टाइम आप लोग चार्ज के बारे में सुन रहे हो मेरे मुंह से? हाँ सर, बताइएगा प्लीज। क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोग चार्ज वर्ड सुन रहे हो, या पहले भी सुने हो क्लास में? प्लीज इतना मुझे बताओ, क्या ये फर्स्ट टाइम है चार्ज वर्ड? नो सर, थैंक यू। चार्ज के बारे में हम लोग पहले भी सुने, जो कि एक टाइप्स ऑफ, इसको अगर रियल लाइफ में कुछ चीजों के साथ कनेक्ट किया जाए तो ये मॉर्गेज को कनेक्ट करता है ना सर? हम लोग बैंक में देखते हैं ना, बैंक मॉर्गेज करता है ना? आपको बैंक से लोन चाहिए वगैरह होता है तो बैंक आपसे मॉर्गेज लेता है, फिर जाके आपको लोन देता है। तो चार्ज बेसिकली एक सिक्योरिटी है जो कंपनी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर को। चार्ज क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू इन्वेस्टर। कुछ समझ रहे हो सर?
सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय कंपनीज टू देयर इन्वेस्टर्स। इन सिंपल ये चार्ट्स का पर्पस है। लेकिन ये पर्पस तो है, लेकिन इससे भी बड़ा चीज ये है सर कि चार्ट्स कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, इसको जानना है। अगर क्रिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए पनिशमेंट कैसे दिया जाता है, ठीक है। जो लॉ का सबसे चिंताजनक बात है कि ठीक ठाक ना करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, किसको, कंपनी को, एज वेल एज जो रेलिवेंट ऑफिसर्स होगा उनको। तो लॉ विथ रिस्पेक्ट विथ द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हैज बीन डील्ड इन चैप्टर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनी का जो एक्ट है ना सर, कंपनीज एक्ट, जो बेसिकली आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड में इसका जो ओरिजिनल सॉफ्ट कॉपी है मिल जाएगा, जहां से इंस्टीट्यूट लेके आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट थोड़ी ना लॉ बनाते हैं सर, चाहे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट हो, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट हो, ICAI, ICSI एज वेल एज CMA, ठीक है। ये कोई भी ये लॉ नहीं बनाता। ये लॉ बनाने वाला कंपनीज एक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज वेल एज द टीम ऑफ CA, CMA जो एडवाइजरी काउंसिल का पार्ट बनता है, तो वो लोग बनाते हैं और हमें पढ़ना पड़ता है और काम करना पड़ता है, रियल लाइफ में सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। जैसे आप सबको एक चीज पता है कि कंपनी में पब्लिक इन्वेस्ट करता है, स्पेशली जब कंपनी डिवेंचर इशू करता है। आप लोग शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर चैप्टर तो पढ़े होंगे सर, है ना। जब कंपनी डिवेंचर इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है, तो पब्लिक क्या करता है, डिवेंचर पे, बॉन्ड पे इन्वेस्ट करता है। पब्लिक क्या करता है आप लोग जानते हो, बहुत बार मेरे मुंह से सुने हो, कान पक चुका होगा, मैंने इतना ज्यादा सुन लिया कि कान एबारे ব্যথা করছে, ঝালাপালা হয়ে গেছে। उसको बंगाली में बोलते हैं ना, कान झालापाला करेगा। जो भी हो, यू ऑल नो दैट। जो लोग रेगुलरली क्लास करते हो, मैं जानता हूँ सर, आप लोग बोर हो जाते हो मेरा एक ही बात सुनते सुनते, कि सर का वही बात माथा खराब करने वाला। कोई बात नहीं सर, जब सही टाइम पाएगा सर को याद कर लोगे। ओके। The law with respect to the registration of charges. Now point is that जब कंपनी किसी को लोन सब्सक्राइब कराते हैं, किसी को डिवेंचर सब्सक्राइब करवाते हैं, कोई बैंक कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, कंपनी कहाँ से अपना फाइनेंस जुगाड़ करते हैं। कंपनी का सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, बहुत जरूरी बात है सर। सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी का, इक्विटी को मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ क्योंकि इक्विटी में नॉर्मली चार्ज नहीं होता। इक्विटी में नॉर्मली चार्ज नहीं होता बिकॉज जब कोई कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करता है ना, तो कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करने वाले आप कंपनी का ट्रू ओनर हो जाते हो, और ट्रू ओनर को सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है। जो सच का ओनर होता है उसको किसी चीज का सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओनरशिप ले रहा है। कैरेक्टर समझ रहे हो। अगर आप किसी चीज का मालिक बनोगे तो आपको किस चीज का डर, मालिक को तो हर डर सहना पड़ता है ना। आप अगर बिजनेस का मालिक बनोगे तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। जब हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर लोग शेयर में इन्वेस्ट करने से डरता है ना सर। आप देखना मार्केट में किसी को भी शेयर का बात करो, ठीक है, वो डर जाते हैं। पहले ही जब भी शेयर का बात करोगे डर जाएगा ज्यादातर। मैं आम आदमी का बात कर रहा हूँ। किसी को बोलो कि भाई रिलायंस का शेयर लेना है क्या, ठीक है, तो बोलेगा पता नहीं आजकल तो थोड़ा सा डाउन जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब कि आप रिलायंस के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और आप कंपनी का शेयर होल्डर बन रहे हो। तो जब आप शेयर होल्डर बनते हो ना सर, तो आप एक्चुअली ट्रू ओनर बनते हो, और इसे अकाउंटेंसी या कंपनी लॉ इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर को किसी चीज का सिक्योरिटी का जरूरत नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो इनके लिए चार्ज क्रिएशन का जरूरत नहीं पड़ता है कि आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे। सपोज एक शेयर का दाम मार्केट प्राइस इतना चल रहा है 2317, आप कंपनी में 1000 शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 1000 शेयर इंटू 2317। अच्छा क्यों इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि कंपनी को चाहिए फंड, फाइनेंस, ठीक है। कंपनी को फंड चाहिए तो आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे, तो कंपनी को फंड मिलेगा, बदले में आपको कैपिटल गेन या डिविडेंड मिलेगा। कंपनी मार्केट में बिजनेस करेगा,
गेन करेगा, डिविडेंड देगा आपको एज ए शेयर होल्डर, आप कंपनी से क्लेम भी कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको जो बात करने जा रहा हूं, ये मेनली शेयर का मैटर नहीं है, ये भी फाइनेंस का ही पार्ट है, कंपनी का सोर्स को फाइनेंस का ही मैटर है। बट इस बार मैं आपको बॉन्ड मार्केट के बारे में बताऊंगा या डिवेंचर मार्केट के बारे में, ध्यान से सुनना। इंडिया में अलग अलग कंपनी डिवेंचर इशू करते हैं, ठीक है। चलो डिवेंचर के बारे में एक साइट भी मुझे मिल गया, समझाने में इजी होगा, या फिर आप सेबी के साइड में भी जा सकते हो, कॉर्पोरेट डेब्ट का, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर HDFC का, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। NSE के साइड में तो हम लोग देखते ही हैं। चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बता रहा है डिवेंचर्स। सर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कुछ दिखाई दे रहा है सर? Yes, sir. तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए, हम लोग यहाँ पर कोई कंपनी के तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ले लो वो ले लो, वी आर नॉट ट्रेडर हियर, वी आर टीचर हियर, ठीक है। यू आर स्टूडेंट, आई एम टीचर। तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि जब कंपनी मार्केट से इस तरह का प्रोडक्ट इशू करता है और पब्लिक यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका कुछ डेटा ऑनलाइन में मैं जस्ट रैंडमली पिक किया और आपको बता रहा हूँ। आनंद रथी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, ये बहुत फेमस एक फाइनेंशियल कंपनी है। 9% वादला रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड, 12.75% ICL फिनकॉर्प लिमिटेड, 9% इसका था। आनंद रथी का और भी दिख रहा है मुझे, इवन ये निफ्टी 50 इंडेक्स में भी है। अच्छा, फिर 11% KLM एक्सिवा फिनवेस्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसे आपको देखो, रिलायंस कम्युनिकेशंस का भी है, ठीक है। अच्छा, और किसका है? 8.22% LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी दिख रहा है, ठीक है। मैच्योरिटी डेट भी दिया है साइड में, और कितना इंटरेस्ट दे सकता है उसका भी एक आइडिया आपको दिया है, ठीक है। निफ्टी में लिंक भी है, मैंने मार्केट में ट्रेड भी करता है, ठीक है। मैच्योरिटी भी डेट भी दिया है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर, ठीक है, पॉइंट क्या है? अच्छा, गवर्नमेंट का भी मिलेगा आपको, जैसे NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, सरकारी है। 9.35, 8.35, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आप लोग कहाँ पढ़ते हो ये सब कंपनीज के बारे में? इनकम टैक्स में भूल गए क्या? रिसेंटली कैपिटल गेन का क्लास हुआ, हाँ सर, रिसेंटली कैपिटल गेन हम लोग कंप्लीट किए, वहां पर हम लोग यही सब कंपनी के बारे में पढ़े हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ डालते हो तो आपको गवर्नमेंट फायदा देता है कैपिटल गेन में। सेक्शन 54, 54A, 54D, 54EC, भूल गए सर? भूलना नहीं सर, ठीक है, भूलना नहीं सर। तो आप देख सकते हैं सर, ये सब कंपनी क्या करता है, मार्केट में बॉन्ड डिवेंचर इशू करता है, और बदले में आप कंपनी से इंटरेस्ट अर्न करते हैं, और देखो अच्छा खासा रेट दे रहा है, सेफ है, सरकारी है तो सेफ है, प्राइवेट में रिस्क थोड़ा ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा देता है ना। अब खेल है चार्ज का, चलो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करना था, मैं कर दिया, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड सेट करना था आपको, थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ मैच कराना था, एंड आई एम डन सर, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली चार्ज में पहुंचेंगे। किसी किसी के मन में चलता है, सर फिर से पुराना बात कर रहे हैं। अरे नहीं सर, बातें पुराना नहीं है, सब कनेक्टेड है, ठीक है। नथिंग इज ओल्ड हियर, एवरीथिंग इज गोल्ड हियर, ठीक है, कुछ भी पुराना नहीं है, सब सोना है। Definition of charge. Section 2, subsection 16 of the Companies Act 2013 defines charge as an interest or lien. Interest और lien. Lien का मतलब समझते हो? किसी को इंटरेस्ट क्रिएट करके देना या फिर लियन क्रिएट कर देना। लियन माने बेसिकली अधिकार क्रिएट करना। लियन का जो मतलब है, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड को भी देखो, क्या कहते हैं, चलो ये वर्ड थोड़ा सा कम यूज होता है, पर फिर भी लॉ का वर्ड है, आप पढ़ सकते हो मेरे साथ साथ। राइट टू कीप पोजिशन ऑफ ए प्रॉपर्टी belonging to another person until a debt owed by that person is discharged. कुछ समझ में आ रहा है सर? इस वर्ड में पूरा खेल छुपा हुआ है। अगर आप ये सेंटेंस पढ़ लिए तो आपको चार्ज समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, यही खेल है। क्या कहना चाहता है? राइट टू कीप पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन
until a debt owed by that person is discharged. सिंपल बात है। जब कंपनी आपको डिवेंचर इशू कर रहा है, ठीक है, या बॉन्ड इशू कर रहा है, सपोज आप कंपनी को या इन्वेस्टर क्या कर रहा है, कंपनी को डिवेंचर या बॉन्ड सब्सक्राइब कर रहा है। सपोज आप कंपनी को 10 लाख दिए, ठीक है, 10 लाख आप डिवेंचर कंपनी का सब्सक्राइब किए, तो बदले में दैट पर्टिकुलर कंपनी में भी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, एक्स लिमिटेड या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी का, जो आपको अभी मैं दिखा रहा था, कंपनी क्या करेगा, उसके एसेट पे चार्ज क्रिएट करेगा। सपोज एनएचएआई का ये जो बॉन्ड है सिक्योर्ड है, ठीक है, सिक्योर्ड मैंने चार्ज क्रिएट किया हुआ है। ये देखो अनसिक्योर्ड है, मैंने कोई चार्ज क्रिएशन नहीं है। समझ रहे हो सर? सिक्योरिटी क्यों मिल रहा है कि अगर बाई चांस कंपनी रीपे नहीं कर सकता है आपको जितना वैल्यूएशन इसका है, इफ बाई चांस कंपनी फेल्स टू रीपे द डेब्ट वैल्यू जितना आपने कंपनी को लोन दिया, देन कंपनी आपको अपना एसेट अपने नाम पे, कंपनी उसके नाम पे क्या करेगा, आपको चार्ज क्रिएट कर देगा। और ये तब तक आपके हाथ में रहेगा जब तक कंपनी आपको रीपे ना कर दे, उन्हें डिवेंचर जब तक रिडेम्पशन ना हो जाए, ठीक है, डिवेंचर जब तक रिडीम ना हो जाए, ठीक है, जब तक रिडेम्पशन ना हो जाए तब तक कंपनी का वो एसेट पे आपका अधिकार है। समझ में आ रहा है सर? देखो कितना वैल्यू है, फेस वैल्यू कितना है, 10 लाख, क्या कितना बता रहे सर? फेस वैल्यू 10 लाख है, कूपन रेट 10 ईयर जीएससीसी, पेमेंट एनुअली, टैक्स टाइप टैक्सेबल, ठीक है, डेट ऑफ इशू 28 जून 2018 को स्टार्ट हुआ है, बॉन्ड है, रिटर्न लिंक टू मार्केट्स, ठीक है, और भी चाहो तो आप बॉन्ड के बारे में पढ़ सकते हो। सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी विथ कोलैटरल्स, माने कंपनी कुछ ना कुछ आपको कोलैटरली एसेट आपके नाम पे कन्वर्ट करेगा। अगर बाई चांस कंपनी रीपे करने में नाकाम होता है, इसका मतलब आपके नाम पे चार्ज क्रिएट करेगा, किसके नाम पे, इन्वेस्टर के नाम पे, और वो चार्ज एक्चुअली आपको लियन सपोर्ट देगा। लियन का मतलब आपको मैंने अभी ऑक्सफोर्ड का नाम ही पढ़ा दिया, राइट टू कीप पोजीशंस ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, जो कंपनी का है, अनटिल अ डेब्ट ओड बाय दैट पर्सन, जितना पैसा का लोन आपसे कंपनी ने लिया है इज डिस्चार्ज्ड। ओके, हाँ सर बोलो, बात समझ में आ रहा है? ये सर बोलो, बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्या सर बोलो? यस सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। डेफिनेशंस में लियन का मतलब में ही पूरा खेल छुपा हुआ है, ठीक है, तो बस खेल को समझो, बाकी कहानी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब वो बंगाल वाला खेला होवे नहीं सर, हाँ ये खेला होवे वाला खेल नहीं है, ये तो बस नॉर्मल लैंग्वेज है। अच्छा चलो, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस चार्ज एज एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। ठीक है, चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लियन, इट इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ, यानी या तो कंपनी का होगा या फिर कंपनी के अंडर पे कोई कंपनी चलता है, कोई सब्सिडियरी, ठीक है, कोई एसोसिएट कंपनी, कोई भी जहां पर कंपनी का अंडरटेकिंग्स, माने सपोज कोई ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का कोई सब्सिडियरी है, कोई एसोसिएट कंपनी है, सपोज ए का सब्सिडियरी है बी लिमिटेड, या फिर ए का कोई एसोसिएट है जिसमें कंपनी का एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है, किसी भी कंपनी में आपको चार्ज क्रिएट करके कंपनी दे सकता है, जिसपे कंपनी का अधिकार हो, कंपनी उस एसेट पे किसी भी डिवेंचर होल्डर को चार्ज क्रिएट कर सकता है। इट इज क्रिएटेड एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ ए लोन। क्यों क्रिएट किया जाता है? क्योंकि लोन रीपे करना है, उसका सिक्योरिटी, तभी वो सिक्योर्ड कहलाता है।
डिवेंचर सिक्योर्ड तभी कहलाता है जब कंपनी उसका कोलेटरल एसेट आपको सपोर्ट में देता है। और जैसे कि मैं आपको अभी जो डिवेंचर के बारे में दिखा रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, सिक्योरिटी एसेट बिल्डअप होता है, सिक्योरिटी इस तरह से बिल्डअप होता है सर। ओके, चलो बढ़िया है सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। हम लोग तो कुछ नहीं बोले, आप खुद ही बोले जा रहे हो। चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज ऑल्सो, हाँ चलो एक ही बात है ना, चार्ज इंक्लूड मॉर्गेज ऑल्सो। तो वेन एवर ए कंपनी बोरो मनी बाई वे ऑफ लोन इंक्लूडिंग टर्म लोन, मैंने बैंक लोन को टर्म लोन कहा जाता है सर, और वर्किंग कैपिटल लोन। आप लोग फाइनेंस में पढ़ोगे सर, एफएम बोल के एक टॉपिक है ना, सब्जेक्ट है, एफएम या एसएफएम। फाइनल में एसएफएम के नाम से बोला जाता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इंटरमीडिएट लेवल में सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, या फिर कभी कभी एडवांस फाइनेंस भी कहा किसी जगह में फाइनल में बोलते हैं। सीए को भी पढ़ना है, सीएमए को भी पढ़ना है, सीएस को भी पढ़ना है, एफएम सबको पढ़ना पड़ता है। किसी को ग्रुप 2 में पढ़ना होता है, किसी को ग्रुप 1 में पढ़ना तो है। फाइनेंस बिना मार्केट नहीं चलेगा। सो वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस चलाने का लोन को वर्किंग कैपिटल लोन कहते हैं। इसका एक अलग कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है जो फाइनेंस में सिखाया जाता है। So whenever a company borrow money by way of loans including term loans or working capital loans from financial institutions or banks or any other persons by offering its property or assets as security, a charge is created on such property. देखो मैं अभी इतने देर पहले आपको मैं ना देसी लैंग्वेज में समझा रहा था, ठीक है, इन अवर देसी लैंग्वेज, हिंदी बंगाली जो भी समझो आप, मैं आपको देसी भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा था कि चार्ज क्या होता है। अब थोड़ा सा फॉरेन फॉरेन नहीं बोलेंगे, इंग्लिश भी देसी है आजकल, ठीक है। अब इंग्लिश में वही बात तो कहा, उसी बात को तो कहा सर इंग्लिश में, इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज नहीं बोल सकते, ठीक। तो एसेट और एज सिक्योरिटी और चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सच प्रॉपर्टी और एसेट इन फेवर ऑफ लेंडर। लेंडर के, लेंडर मैंने जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अगर आप कंपनी का बॉन्ड परचेस करते हो, आप जब कंपनी का बॉन्ड परचेस करते हो, आप कौन बन जाते हो सर? आप बॉन्ड परचेस करके कंपनी का कौन बन जाते हो सर? लेंडर, ठीक है। आप कंपनी को लेंड कर रहे हो, लोन दे रहे हो, ठीक है। कंपनी आपके पैसे से बिजनेस करेगा और बदले में आपको इंटरेस्ट देगा सर, मतलब इन्वेस्टमेंट पब्लिक के लिए, हाँ सर इन्वेस्ट, पब्लिक की तरफ से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये सब आप लोग डिटेल्स नॉलेज, या फिर जब आप लोग म्यूचुअल फंड का पढ़ाई एनआईएसएम कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप जब आप फाइनल में जाओगे तब वहां पर भी डिटेल्स फाइनेंस में भी करेंगे, इंटरमीडिएट में, फाइनल में भी होता है चर्चा। पर अगर किसी को स्टॉक मार्केट रिलेटेड पढ़ाई करना हो, म्यूचुअल फंड रिलेटेड पढ़ाई करना हो, तो उनको जल्दी जल्दी थोड़ा सा मौका मिलता है जानने के बारे में, और एक्चुअली क्या है ना, तब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी डिस्कशन हो जाता है। चलो ठीक है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, बाकी स्टूडेंट को अपना अपना हिसाब है कि, लेकिन जानना बहुत जरूरी है सर ना। अच्छा सर, चार्ज, अब जो चार्ज कंपनी क्रिएट करेगा as security, a charge is created on such property or asset in favor of the lender. Such a charge is compulsorily registrable under the provisions of the Companies Act. अब कंपनी जो भी चार्ज क्रिएट करेगा उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल होना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में, यानी कोई रजिस्टर होता है ना आरओसी का, वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा कि भाई क्या एसेट किसके नाम पे चार्ज किया, इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 6 ऑफ द रूल्स मेड इन दिस रिगार्ड। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, करना ही पड़ेगा, सेक्शन 80 में बोला है। गोला कर रहा है मैंने, इंपॉर्टेंट सेक्शन से। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। This means that any person who wishes to lend money to the company against the security of such property or buy it can refer to MCA portal. कहाँ जाना है सर? मैं आप लोगों को हमेशा कहानी सुनाता रहता हूँ, MCA पोर्टल, ठीक है, अब mca.government.in
एमसीए पोर्टल में आपको ना चार्ज क्रिएशन का एक डेटा मिलता है सर, चार्ज का डेटा मिलता है। यहाँ पर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाता है और किसी को भी अगर चार्ज क्रिएशन में लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है और कंपनी के अंडर अगर किसी का कोई लोन चल रहा है समथिंग कुछ भी, और कंपनी को लोन दिया है किसी ने और अपना एसेट चार्ज देखना चाहता है, तो सारा डेटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये चार्ज का भी यहाँ पर ना मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसी पोर्टल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप फाइंड आउट करोगे तो मिल जाएगा। अब मैं ज़्यादा ये सब में टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ना समय दो इसमें। ठीक है, ये देखो, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, इसका जो अमेंडमेंट आया है वो सारा डिटेल्स भी यहाँ पर आपको मिलेगा और लिस्ट में मिल जाता है। ठीक है, किस काम के लिए क्या फॉर्म चाहिए होता है। ठीक है, डेटाज एंड रिपोर्ट, नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू चार्ज यू विल गेट बैक हियर, मतलब गेट दोज इंफॉर्मेशंस हियर। ठीक है, सो मेरा कहने का मतलब इतना सा था बस कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस जो सेक्शन 80 आपको बताता है, ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड दिस मींस दैट एनी पर्सन who wishes to lend money to the company against the security of such property or buy it can refer, मतलब अगर कोई किसी एसेट को परचेस भी करना चाहता है, मतलब आप या तो कंपनी को लोन दे रहे हो या तो कंपनी का कोई एसेट बाई करना चाहते हो। ठीक है, सो बिफोर परचेसिंग एनी एसेट फ्रॉम द कंपनी, सपोज कंपनी का कोई प्लांट एंड मशीनरीज है। ठीक है, कोई एक्स लिमिटेड है जिसका कोई प्लांट मशीनरी है और मानो कोई ए लिमिटेड है जो एक्स लिमिटेड का प्लांट मशीनरी को परचेस करना चाहता है। तो ए लिमिटेड before buying plant and machinery from X Limited, they must go through the MCA portal, okay, and find out if there is any charge created on that asset. क्या है ना, कंपनी का कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मानो पहले से किसी का चार्ज क्रिएट किया हुआ है ना, तो ए लिमिटेड अगर उस पर्टिकुलर एसेट में बाइंग के बारे में सोच रहा है, खरीदने के बारे में, तो फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि जिस एसेट में चार्ज क्रिएटेड है वो एसेट कैसे कोई बेच सकता है? हाउ कैन एक्स लिमिटेड कैन सेल दोज एसेट टू एनी अदर पर्सन या एनी अदर कंपनी जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है? तो देखो, बेचने वाला तो बताएगा नहीं अपने बारे में ज्यादा तो ये खरीदने वाले का भी, जो परचेजर है उसका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो आप खरीदने से पहले देखो। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। कभी भी ना, मैंने अंथाबड़ी, अंथाबड़ी समझते हो? हिंदी में बोलते हैं अंधाधुन। ठीक है, मैंने बिना कुछ सोचे समझे कोई लैंड परचेस करने मत चले जाना, कोई घर परचेस करने मत चले जाना सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है सर? मानो किसी ने 99 एकड़ में एडवर्टाइजमेंट देखा, उसको लगा कि मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर आप यह लैंड परचेस करना चाहते हो तो क्या ऐसे ही चले जाओगे लैंड परचेस करने के लिए? सर चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा हो तो आप बिल्कुल जाओ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लीगल पार्ट। मानो जो लैंड आप परचेस करने जा रहे हो वो जमीन के बारे में पूरा कागजात होता है सर, कागज, पेपर्स। पेपर्स क्यों चेक करते हैं? वाई एनीवन चेक पेपर्स ऑफ एनी लैंड? लैंड का कोई मतलब नहीं है, लैंड का पेपर का मतलब है। लैंड तो ठीक है, किसी ना किसी के नाम पे जरूर होगा, लेकिन आप पेपर्स क्यों चेक करते हैं? पेपर्स इसलिए चेक करते हैं क्योंकि वो प्रूव करता है कि ये जमीन का कागज सही है कि नहीं। अब सही गलत क्या होता है? जो बेच रहे क्या उसके नाम पे है क्या किसी और के नाम पे है? या फिर लैंड किसी बैंक के पास मॉर्गेज किया हुआ है? ये भी तो हो सकता है कि लैंड का जो पेपर है वो कहीं पर मॉर्गेज्ड है। सपोज आप कहीं पर जमीन खरीदने के लिए जा रहे हो, जैसे ये 81 लाख का जमीन बता रहा है, इस जमीन का लैंड का दाम बता रहा है 81 लाख, समवेयर इन कोलकाता, आई डोंट नो कहां पर है, बट समवेयर इन कोलकाता। बड़ा सा रास्ता है, आसपास में सिविलाइजेशंस भी है। ठीक है, तो जमीन का 81 लाख दाम बता रहा है, तो आप दे दोगे क्या? पेपर चेक करना है। पेपर में क्या देखना है? इस जमीन का ओरिजिनल मालिक कौन है, हु इज द ओनर।
अच्छा ओनर का जमीन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि ओनर इसको मॉर्गेज करके रखा है क्या? कंपनी के केस में इसी मॉर्गेज को चार्ज कहते हैं। प्रीवियसली चार्ज अगर है ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ओनर को बोलना कि भाई आपका जमीन तो बैंक में ऑलरेडी मॉर्गेज है, या तो चार्ज क्रिएट किया हुआ है किसी और के नाम पे है, मानो ये कंपनी का जमीन है। हो सकता है कि कोई कंपनी इसको परचेज करके रखा है अपने ऑफिस के लिए, है ना। तो मानो किसी किसी सॉरी, मानो समवन, किसका नाम लिया जाए, मे बी नील। नील कंपनी को डिबेंचर दिया था 1 करोड़ का, बदले में कंपनी अपना ये एसेट 1 करोड़ का एसेट नील के नाम पे चार्ज करके रखा था। अब मानो सैनॉन कंपनी का ये जमीन परचेज करने आया है, परचेजर। अब कंपनी कौन है? एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड ऑलरेडी ये जमीन नील के नाम पे चार्ज क्रिएट करके रखा है, और वो जमीन सैनॉन कैसे परचेज करेगा? क्योंकि इस जमीन पे तो नील का अधिकार है, क्योंकि जब तक कंपनी 1 करोड़ रीपे नहीं कर देता विथ इंटरेस्ट नील को, तब तक इस जमीन पे किसी और का अधिकार नहीं है। कंपनी का अधिकार तो है, पर नील का अधिकार पहले आता है। अगर ये नील का अधिकार मतलब राइट अगर लियन अगर चला जाता है, माने कंपनी अगर विथ इंटरेस्ट 1 करोड़ रीपे कर देता है, देन इट्स ओके। तो सैनॉन को इस लैंड को परचेस करने से पहले ये चेक करना चाहिए। बोलो सर, बात समझ में आया? रपट्टा पूछा कर लो। यस सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, तो छोटा मोटा बात नहीं है। लोग फंस जाते हैं, जिसका नॉलेज नहीं है वो ऐसे चीजों में क्या होता है, चीट हो जाते हैं। इसीलिए नॉलेज एनहांस करना सबको चाहिए। आप लोग तो चार्टर्ड स्टूडेंट हो, सीएमए स्टूडेंट्स हो, आप लोग तो एनहांस करोगे ही, बट मैं आपको क्या कहता हूँ कि किसी को भी नॉलेज होना चाहिए। मैंने हर किसी को सीए सीएमए पढ़ना है जरूरी नहीं है सर, हर किसी को सीए सीएमए सीएस पढ़ना है जरूरी नहीं है, बट नॉलेज तो होना चाहिए, क्योंकि ये सब रियल लाइफ बातें हैं। इसलिए मेरा एक बहुत ही पॉपुलर एक डायलॉग है सर, मैंने बनाया, वेदर यू वांट टू बी ए सीए और नॉट, बट यू मस्ट हैव ए नॉलेज लाइक ए सीए। सर गजब बात कर रहे हो आप। हाँ सर, दिस इज, ये मेरा डायलॉग है, लिख के रख लो, ठीक है। आप सीए बनना चाहो ना चाहो, आपके अंदर सीए जैसा नॉलेज तो होना चाहिए। क्यों सर, नॉलेज होने से क्या फायदा? वही, हम लोग कितना फालतू चीज में अपना ज्ञान देते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं टाइम, कुछ नॉलेज में इन्वेस्ट कर दें, जिंदगी में काम आ जाएगा। ओके छोड़ो सर, मेरा बात का क्या क्या मतलब। ओके, तो पोर्टल में जाके ऐसे चेक किया जा सकता है सर, जब आप लोग रियल लाइफ में कंपनी का फाइलिंग का काम करोगे ना, तब भी आप लोगों को ये पता चल जाएगा। जरूरत पड़ने से मैं भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल लॉ को जान लेते हैं। प्लीज रिमेंबर दैट एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन मैंने आरओसी एक्ट एज ए कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, ये हम लोगों को मैंने बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ में भी पढ़ाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, आई होप आप लोगों को याद है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मींस डीम्ड नोटिस मींस नॉलेज, कंस्ट्रक्टिव मींस डीम्ड, ओके, नोटिस मींस नॉलेज, तो इसका मतलब क्या हो गया, डीम्ड नॉलेज। सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस मींस डीम्ड नॉलेज। दिस मींस even though the third party has not referred to public document, अगर कोई थर्ड पार्टी जो जैसे सैनॉन जमीन खरीदने जा रहा था, सैनॉन इज नॉट द मेन पार्टी हियर, नील एंड कंपनी इज द मेन पार्टी। कंपनी का जमीन था, नील के नाम पे चार्ज क्रिएशन था, सैनॉन थर्ड पार्टी है। सैनॉन अभी कंपनी का जमीन परचेस करने जा रहे हैं, तो सैनॉन अभी थर्ड पार्टी है, पर सैनॉन अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट एमसीए पोर्टल में जाके चेक ना भी करेगा ना, मैंने सैनॉन ने एमसीए पोर्टल में विजिट ही नहीं किया, चार्ज के बारे में खबर भी नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन आरओसी ऑफिस में भी नहीं गया, बट फिर भी ये मान लिया जाएगा, स्टिल बी कंसिडर्ड और डीम्ड टू हैव सीन इट। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। कोई भी थर्ड पार्टी जो कंपनी का
एसेट को परचेज करने जाएगा, ये उसका लिए डीम्ड है, मैंने मान लेंगे, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमसे, नहीं सर गाना नहीं गा रहा हूं मैं लो मान लिया हमने, कंपनी गाना गा रहा है। कंपनी क्या गाना गा रहा है? कंपनीज एक्ट, लो मान लिया हमने, समझ रहे हो सर? लो मान लिया हमने, आपको ज्ञान है कि जमीन में चार्ज है, ठीक है। भले ही आपने ना तो एमसीए पोर्टल विजिट किया, ना ही आप रजिस्टर के पास कोई एप्लीकेशन डाला, फिर भी मान लेंगे कि आपके पास ज्ञान है। इसीलिए इसको कॉन्स्ट्रक्टिव मीन्स या कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस कहा गया। सर इस तरह से तो कोई भी फंस जाएगा। सर वही तो बात है ना, बिना जाने, ठीक है, विदाउट नॉलेज ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। जानो फिर करो ना, उसके बाद भी अगर आपके साथ खराब होता है तो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जानो तो। ज्यादा प्रॉब्लम क्या है ना हमारे देश में, कुछ पता नहीं है, कहीं पर भी पैसा लगा देता है। अरे भाई जान के लगाओ पैसा, मेहनत करो, थोड़ा सा समय दो, ग्रेडी क्यों हो जाते, है ना? थोड़ा जानो, इंसान को परखना जाना चाहिए, इंसान परखना आना चाहिए। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, लैंड पे, बिल्डिंग पे, कोर्स पे आप पैसा लगा रहे हो, उसके बारे में जानना चाहिए, खुद के बारे में भी जानना चाहिए कि मैं क्या, कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। अपने को भी जानना जरूरी है, बात किया करें अपने साथ भी, और जरूरत पड़ने से थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ाए। सर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। दिस इज बिकॉज डीम्ड प्रोविजंस क्रिएट ए लीगल फिक्शन। The principle is contained in section 80 which states that where any charge is registered under section 77, याद रखे सेक्शन को, where any charge is created under section 77, any person acquiring such property, जो भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं, एसेट अंडरटेकिंग्स और पार्ट thereof or any share or interest therein shall be deemed to have notice of charge from the date of such registration. Thus, इसलिए every person proposing to deal with a company should verify whether asset has any charge by going through the record of charges maintained at the office of registrar of the companies before entering into the transactions. Simple baat. In case he enters into a transaction without making any inquiry and later on suffered loss because of charge, he cannot claim the loss from the company, for it shall be deemed that he had notice of charge. यही मैं बताने का कोशिश कर रहा था। You will appreciate that compulsory registration of charges also act as a method for preventing company from offering the same asset as security to borrow funds fraudulently from a different lender. कंपनी भी ना अपने पैसे के चक्कर में कई बार क्या करते हैं सर, गलत काम करते हैं। क्या गलत काम करते हैं? जैसे मानो यहाँ पर, सॉरी, एनएचआई अपना बॉन्ड इशू कर रहा है, सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर रहा है। ध्यान से समझना, एनएचआई को मार्केट से कितना फंड का जरूरत है, अभी दिखा रहा था, जस्ट मैंने अभी देखा, कहाँ चला गया, देखो 2195 करोड़, इतना पैसा भी चाहिए। 2195 करोड़ किसको चाहिए? एनएचआई को चाहिए। अब ये सिक्योर डिबेंचर है। अब मानो कंपनी क्या कर रहे हैं, एक एक आदमी से कम 10 लाख ले रहे हैं, ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बदले में 8% 9% का प्रॉमिस भी कर रहा है, और देगा, सरकारी है तो बिल्कुल देना पड़ता है। और ये भी बता रहा है कि सिक्योर्ड है, इसका मतलब कंपनी आपके अगेंस्ट में चार्ज भी क्रिएट कर रहा है आपके फेवर में। पॉइंट इज दैट इफ कंपनी फेल्स टू रीपे, तो कंपनी आपको अपना एसेट बेच के दे देगा। लेकिन मानो एक ही एसेट पे, सेम एसेट पे कंपनी नील से भी पैसा ले रहा है, कंपनी सैनॉन से भी पैसा ले रहा है, कंपनी प्रिया से भी पैसा ले रहा है, कंपनी दीपान से भी पैसा ले रहा है, ठीक है, सभी से एक ही एसेट को, तो बेसिकली ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाएगा ना। जिस एसेट पे नील का भी चार्ज है, सैनॉन का भी चार्ज है, प्रिया का भी चार्ज है, फिर बाद में जब कंपनी रीपे नहीं कर पाएगा तो फिर नील भी कोर्ट में जाएगा, सैनॉन भी कोर्ट में जाएगा, प्रिया भी कोर्ट में जाएगा, मैंने ट्राइब्यूनल पे।
जाके बोलेगा कंपनी हमें रिपे नहीं कर पाएगा तो कंपनी का एसेट हमें दे दो, तो नील बोलेगा मेरा है, सैनन बोलेगा मेरा है, प्रिया बोलेगा मेरा है, सब तेरा है। किसका है? झगड़ा करेगा ये लोग, क्योंकि कंपनी अगर फ्रॉड करके नील से भी 10 लाख लिया है, सैनन से भी 10 लाख लिया है, प्रिया से भी 10 लाख लिया है। नाउ पॉइंट इज दैट जब कंपनी फेल टू रीपे, और ऑलरेडी क्योंकि ये सिक्योर्ड एसेट है, मॉर्गेज चार्ज क्रिएट है, अब नील भी कंपनी को बोलेगा मेरा 10 लाख लिया है, मेरे को बेच के दे दो, सैनन भी बोलेगा मेरे को भी दे दो, प्रिया भी बोलेगा मेरे को भी। अगर एसेट का वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, मानो 30 लाख से ऊपर है, तब ठीक है, नो इशू। लेकिन अगर एसेट का वैल्यू 10 लाख ही है, तो नील को मिलेगा कि सैनन को मिलेगा कि प्रिया को मिलेगा? देयर इज अ क्वेश्चन, है ना सर? तो ये तो फ्रॉड हो जाएगा ना। सिमिलर वैल्यूएशन एसेट, और अगर लैंड भी है तो उसका भी पार्ट बाय पार्ट होगा, कभी ये पार्ट आपके नाम पे, इतना से इतना डिसिमल कुछ तो होगा। तो पॉइंट इज दैट कंपनी ऐसा ना करे, इसलिए चार्ज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसीलिए आपको बोल रहे, यू विल अप्रिशिएट दैट compulsory registration of charges also act as a method of preventing a company from offering the same asset as a security to borrow funds fraudulently from different lender. मैं आशा करता हूं कि आप लोग बात को समझ पा रहे हैं। एक एग्जांपल दिया है, चलो पढ़ते हैं। Vishnu Marketing Limited obtained a term loan from of rupees 50 lakh from Beta Commercial Bank Limited. Vishnu Marketing Limited obtained a term loan of rupees 50 lakh from Beta Commercial Bank Limited by creating a charge on one of its office buildings, and the charge was duly registered. अपना ऑफिस बिल्डिंग चार्ज किया है किसने? विष्णु मार्केटिंग। Later on, if the building is sold to Neeraj, later on if the building is sold to Neeraj, किसका बिल्डिंग है? विष्णु मार्केटिंग का। बिल्डिंग किसको बेच रहे हैं बाद में? नीरज को। ही इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ सच चार्ज, तो नीरज को इसका नोटिस होना चाहिए। अब डीम्ड, इसको आप डीम्ड नोटिस भी बोल सकते हो। अब नीरज को देखना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग कंपनी उसको बेच रहा है, कौन? विष्णु मार्केटिंग, उस बिल्डिंग पे कोई पहले से चार्ज तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं चल रहा है, जैसे ऑलरेडी ये बैंक के पास गिरवी है। इन अदर वर्ड्स इट इज प्रिज्यूम दैट, मान लिया जाएगा, नीरज न्यू बिफोर हैंड that the building was mortgaged to the bank for obtaining a loan. He cannot plead against such presumption by contending that he did not know about the charge if he suffers any loss at a later date because of mortgage. So ये जागरूक बायर होना पड़ेगा, नॉलेजेबल बायर होने पड़ेगा। जब आप कॉम्प्लेक्स मैटर में एंटर करोगे, आपका नॉलेज भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। क्या पता कि एक ही एसेट 4 जन को बेच दिया हो, ऐसा प्रॉब्लम होता है रियलिटी में, और यही सब बात तो बाद में कोर्ट में पेंडिंग हो जाते हैं। ठीक है सर, तो फ्रॉड से बचने के लिए भी बात को समझना जरूरी है। कितना तरह का चार्ज होता है? चार्ज में भी आइदर फिक्स और फ्लोटिंग। चार्ज फिक्स भी होते हैं, चार्ज फ्लोटिंग भी होते हैं। फिक्स चार्ज क्या होता है सर? फिक्स चार्ज इज अ चार्ज स्पेसिफिक asset of the borrowing company, and these assets are of permanent nature like land, building, office premises, machinery installed by the company and the like. Further, these assets are identified at the time of creation of charge. ठीक है? A fixed charge is usually created by way of mortgage or deposit of the title deeds. कंपनी अपना जमीन का टाइटल डीड्स बने, जो मेन पेपर है, टाइटल डीड्स बने, जमीन का जो पेपर है, किसके नाम पे जमीन है, उसका जो मेन टाइटल डीड्स बोलते हैं, वो टाइटल डीड्स उनके नाम पे क्रिएट करेगा, मॉर्गेज कर देगा। दिस इज अ फिक्स चार्ज। सर বোঝা যাচ্ছে তো? हेलो, बोलो सर। है सर। फ्लोटिंग चार्ज कैसे होते हैं सर? सर फ्लोटिंग चार्ज नॉर्मली करंट एसेट पे होते हैं, फिक्स एसेट पे नहीं। Floating charge is created on assets or class of assets which are fluctuating nature or changing in nature, like raw material, stock in trade, debtors, and the like. The assets under floating charge keep on changing because the borrowing company is permitted to use them for trading or producing final goods for sale. मानो किसी के दुकान पे काफी सारे रॉ मटेरियल्स पड़ा हुआ है, तो कई बार कंपनी ना रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी चार्ज क्रिएट करता है। से फॉर एग्जांपल,
सर कभी आप लोग कोयला का गोडाउन देखे हो? मानो आपके पास कोयला का गोडाउन है, ठीक है, कोल का। अब कोल एक रॉ मटेरियल है, नॉर्मली डायरेक्ट तो कोल कुछ काम नहीं आता, हाँ जलाने का काम आता है। तो एक बहुत पॉपुलर रॉ मटेरियल है और बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। आपके घर में, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है कोल के कारण चल रहा है ना सर, जैसे थर्मल पावर। अभी आप लोग अगर एसी में बैठे हो या अगर मैं एसी में बैठा हूँ, ऐसे तो अभी मैं करेंटली एसी में नहीं हूँ, बट फिर भी घर का एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, अभी कंप्यूटर में क्लास कर रहे हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। इंडिया का 85% क्या 90% इलेक्ट्रिसिटी अप्रॉक्स थर्मल पावर से ही होता है। तो कोल का मार्केट वैल्यू है। अब मानो कोई कंपनी आपको, आपने कंपनी क्या कर रहा है, अपना करेंट एसेट को चार्ज क्रिएट कर दिया कि अगर कंपनी आपका लोन रिपे नहीं कर पाएगा तो ये करंट एसेट आपका। लेकिन सर करंट एसेट तो फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ी ना कि ये पर्टिकुलरली ये कोल यहीं पर रहेगा, कंपनी इसको अपने काम पे लगा लेगा, है ना। लेकिन ऐसा भी चार्ज क्रिएट होता है जिसका मार्केट वैल्यू होता है, उसे फ्लोटिंग बोलते हैं। डिपेंड करता है कि लोन का या बोरोइंग का कैरेक्टर पे, कि उस पे फ्लोटिंग चार्ज लगा जाए कि फिक्स चार्ज लगा जाए, डिपेंड करता है, बट हो सकता है सर। बात समझ में आ गया सर? बातें ये क्या समझ में आ रहा है, प्लीज चलो। Yes, sir. जैसे कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिया है यहाँ पर, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। रिटेल शोरूम विल कंटेन numerous आर्टिकल kept for sale. The owner of the showroom might have borrowed against the security of all those goods in the showroom. मानो किसी को कपड़ा का शोरूम है या किसी प्रोडक्ट का शोरूम है, अपना सारा प्रोडक्ट जो सेल कर सकता है, वो सारा प्रोडक्ट को बैंक के पास लेके गया, लेकिन बैंक थोड़ी ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट रख के लोन देता है, नहीं सर। बैंक देखता है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। अगर आपका बिजनेस में रेगुलर टर्नओवर होता है तो बैंक खुश हो जाते हैं और आपको लोन दे सकता है। तो आप अपना शोरूम का एसेट्स, जो भी आपका करंट एसेट्स हैं जिसको आप बेच रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, या फिर मार्केट में मानो आपको काफी पैसा मिलने वाला है, डेटर है आपका। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमको पैसा मिलने वाला होता है। तो कंपनी देखेगा कि मार्केट में आपका अच्छा खासा डेटर है, तो कई बार क्या करते हैं कि आप अपना डेटर को भी मॉर्गेज कर सकते हो। माने जितना पैसा मार्केट से मिलेगा वो आप लेंडर को दे सकते हो। मैंने सिंपल बात कर रहा हूँ, मानो नील एंड किसका नाम लिया जाए, दीपायन, ठीक है। मानो कि कंपनी किसका लिया जाए, मानो सैनॉन का कंपनी है। अब सैनॉन लिमिटेड, ठीक है, एग्जाम्पल है सर। मानो सैनॉन बॉन्ड इशू किया है, ठीक है, नील ने बॉन्ड सब्सक्राइब कर लिया। अब क्या है ना, सैनॉन अपना कंपनी का स्टॉक ना नील को इशू कर रहा है कि अगर कंपनी आपको रीपे नहीं कर पाएगा तो कंपनी अपना करंट एसेट्स आपके नाम पे कर रहा है, तो जो भी एसेट्स, उस सेम वैल्यूएशन का एसेट आपको बाद में सेल करेंगे, जो भी मिलेगा आपको कंपनी पे करेगा। मानो दीपायन जो है, दीपायन डेटर है किसका, सैनॉन का। माने दीपायन एक्चुअली सैनॉन को पे करेगा। सपोज सैनॉन ने दीपायन को 10 लाख का प्रोडक्ट सेल किया था, जिसका पैसा अभी तक दीपायन ने नहीं दिया, लेकिन दे देगा। गुड डेटर, गुड डेटर सर। सैनॉन बोल रहा है नील से जब पैसा उधार ले रहे हैं, कि सर नील को क्या बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, मेरा डेटर आप चार्ज पे लगा लो। कि नील नील सैनॉन क्या करेगा, दीपायन से जो अमाउंट मिलने वाला है, दीपायन कौन है यहाँ पर, डेटर, ठीक है। सैनॉन क्या बोलेगा नील को कि मेरा डेटर आपका हुआ, मेरा डेटर आपका हुआ। एटलीस्ट जो वैल्यूएशन का लोन नील ने सैनॉन को दिया है, सेम वैल्यूएशन का डेटर सैनॉन नील के नाम पे इशू कर देगा। अगर बाई चांस सैनॉन फेलियर हो जाते हैं पेमेंट करने में, तो नील डायरेक्टली दीपायन से कलेक्ट कर सकता है अमाउंट, बिकॉज उस पर नील का लियन है। इसीलिए डेटर को भी चार्ज पे लगाया जा सकता है। कुछ समझे कि नहीं?
कुछ समझे कि नहीं सर, बोलो। ना, बोलो सर, हाँ या ना। है सर। In case of a company which manufacture leather goods, the raw material in the form of leather, which is subject matter of floating charge, may be used to manufacture leather goods without seeking any permission from the lender. Thus, unlike a fixed charge asset offered as security by the company can be dealt with by the company in ordinary course of business, the buyer of the asset will get in free of charge. And the creditor enforce the security of the company goes into liquidation. जब कंपनी बंद के कगार में आता है, the floating charge will become a fixed charge. हाँ, ये थोड़ा सा जानो सर। मानो कोई कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विडेशन माने जब कंपनी बंद होने के कगार में है। जैसे मानो ये जो कोयला कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी है, मानो इलेक्ट्रिक जनरेशन करता है, मानो मार्केट से काफी लोगों से लोन लेके रखा है। अब ये मार्केट में घोषणा कर दिया कि हम लिक्विडेट कर रहे हैं, ठीक है, पावर जनरेटिंग कंपनी लिक्विडेट कर रहा है। अब जिस दिन ये घोषणा कर दिया मार्केट में कि हम लिक्विडेशन में जा रहे हैं, उसके बाद से जितना भी इनके पास करंट एसेट्स हैं, लाइक स्टॉक, ठीक है, सीए माने यहां पर करंट एसेट्स है, ये सब स्टॉक फिक्स्ड हो जाएगा। अब कंपनी इसको बेच नहीं सकता या यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब लिक्विडेशन में चला गया ना, तो जिनका भी फ्लोटिंग चार्ज था वो ऑटोमेटिकली फिक्स चार्ज में बदल जाएगा, क्योंकि अभी बिजनेस इसका और आगे नहीं चलेगा ना, इसलिए। सो अगर कंपनी लिक्विडेशन हालत में आ जाता है तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में बदल जाते हैं। बड़ा सिंपल सा नॉलेज है, आई होप समझ में आ रहा है सर। ये जो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स में बदल जाते हैं, इस मेथड का एक नाम है सर, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए फ्लोटिंग चार्ज। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टल माने पत्थर, माने जो हार्ड होता है उसको क्रिस्टल बोलते हैं ना, हार्ड रॉक टाइप्स, एकदम जो फ्लोट कर रहा था उसको बर्फ बना दिया, जो बह रहा था वो बर्फ हो गया। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जम गया सर, अब हटेगा नहीं, क्योंकि कंपनी लिक्विडेशन में चला गया। अब कुछ रेगुलर प्रोसेस है, जैसे सेक्शन 77 ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। आपका ड्यूटी बनता है कि आप अपना चार्ज को रजिस्टर करो, कंपनी का, ठीक है, आप अपना चार्ज को रजिस्टर करो, क्योंकि मैंडेटरी है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एकदम मैंडेटरी काम है। चार्ज लोन लोगे, चार्ज क्रिएट करोगे, सिक्योर्ड लोन लोगे तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा सर, बस प्रोसेस को आपको पढ़ना है। फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 एंड 4 में कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, नहीं करोगे तो क्या होगा। एप्लीकेशन कैसे करोगे? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर, चार्ज होल्डर भी कर सकते हैं 78 के तहत। और अगर कंपनी डायरेक्टली नहीं करता है तो जो चार्ज होल्डर है वो भी कर सकता है। 79 acquisitions of property subject to charge and modification of charge, 79 एकदम लाइन बाय लाइन आ जाएगा। कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, जब कंपनी इसको सेटिस्फाई कर देगा तो रिपोर्ट करेगा कि चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है। पावर ऑफ रजिस्टर टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी, सेक्शन 83। मैंने आप समझ रहे हो सर। फिर इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर 84, punishment for contravention 86 and rectification by central government in register of charges 87। That's it, काम खत्म, पैसा आ जाए, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन आपको रूल समझा दिया। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेहनत करना है सर, मेहनत करने से ही तो प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। हम लोग मेहनत से डरते हैं, ओहो सब कोई ऐसा नहीं है। मेहनत से जो डर गया वो सर मुश्किल हो गया। देखो पढ़ो सर। तो ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस सेक्शन 77,
registration of charges. Registration by the company creating a charge. It shall be duty of the company creating a charge within or outside India. अगर कंपनी का इंडिया के बाहर भी एसेट है ना तो भी on its property or asset or any of its undertakings. Whether tangible asset माने वही लैंड बिल्डिंग टाइप जिसको आप टच फील कर सकते हो, और इंटेंजिबल्स भी होता है, बट इंटेंजिबल्स नॉर्मली नहीं होता, टेंजिबल इसलिए बोला. Whether tangible or otherwise and situated in or outside India to register the particulars of the charge. The charge may be created within India or outside India. माने कंपनी इंडिया का है पर कंपनी का इंडिया के बाहर भी ऑफिस है, जैसे बहुत सारे कंपनी है, रिलायंस, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, नाम खत्म नहीं कर पाऊंगा सर, जिनका इंडिया के बाहर भी कंपनी का ब्रांच है, कंपनी का लैंड बिल्डिंग्स है. इन्फोसिस तो बहुत है, टीसीएस, बहुत सारे, अदानी, ठीक है. तो जो भी कंपनी है अगर उसका इंडिया के बाहर भी एसेट्स हैं वो भी कंपनी किसी के नाम पे कर सकता है. The subject matter of the charge, that is property or asset of any company or undertakings, may be situated within India or outside India. So that is possible, sir. इंडिया के बाहर का एसेट भी चार्ज क्रिएशन में काम आ सकता है. The property or asset charged may be tangible asset such as land building, or it may be otherwise. जैसे कि financial assets हो सकता है, जैसे कि कंपनी का शेयर हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, which may be pledged. It may also be intangible asset, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क भी हो सकता है, ठीक है, बट ऑलवेज नहीं. द वर्ड अदरवाइज व्हेन यूज्ड, जब हम लोग ये बार बार ये वर्ड यूज करते हैं ना, अदरवाइज, इन अ सेक्शन वुड हैव द इफेक्ट ऑफ वाइडनिंग द स्कोप एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस. माने ये भी चल सकता है. A charge is created by deposit of the title deeds. Normally banks agree for this mode of charge instead of proper mortgage. Is also registrable by the borrowing company. माने एक कंपनी जो मार्केट से पैसा बोरो कर रहा है, माने उधार ले रहा है, वो क्या क्या एसेट में चार्ज को क्रिएट कर सकता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है. सेक्शन 78, चार्ज होल्डर जो है माने जिसके नाम पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा. That the case the company creating a charge fails to register the charge within the prescribed period of 30 days. जब कंपनी, नॉर्मली कंपनी को करना चाहिए, बट अगर कंपनी फेलियर होते हैं तो जिसके नाम पे चार्ज क्रिएट होगा, माने अगर आप कंपनी को लोन दे रहे हो और आपके नाम पे चार्ज क्रिएट हो रहा है तो आप चार्ज होल्डर बन जाते हो, तो वो जाके भी कर सकता है. कंपनी फेल हो जाए विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 30 days, द पर्सन इन हुज फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड कैन गेट द चार्ज रजिस्टर्ड. पॉइंट टू बी नोटेड सर. सेक्शन 78 चार्ज होल्डर को परमिशन देता है that in case the company creating a charge fails to register the charge within the prescribed period of 30 days, the person in whose favor the charge is created can get the charge registered. आई होप की बात समझ में आया सर, ठीक है. कहीं पर कंपनी फेलियर हो जाए तो फिर चार्ज होल्डर के पास भी लॉ ने परमिशन दिया है ना. मैंने कहते हैं ना कि जिसको मिलना है, जो पैसा उधार दे रहे, चिंता उसी को है, जो ले रहा है उससे ज्यादा चिंता है. रजिस्ट्रेशन बाय परचेसर, जो परचेस कर रहा है. सेक्शन 79 covers another case of registration of charge where a company purchased some property in whose case a charge was already registered. In this case also the company is purchasing the property shall get the charge registered in its name in place of seller in the records of register. How to register charge? The particulars of the charge is in the prescribed form together with a copy of the instrument. माने जो भी deed है, if any, creating the charge duly signed by the company and the charge holder shall be filed with the registrar on ROC within 30 days of the creation of charge along with the prescribed fee. वेरिफिकेशन प्रोसेस है सर, इसमें कुछ समझाने वाला बात तो है नहीं. जहां समझाना था मैं समझा दिया, जहां समझाना था मैं समझा दिया. अब तो प्रोसेस है, अब क्या समझाओ बोलो. अगर कुछ होगा तो मैं बता देता हूं बीच में, लेकिन दिस इज जस्ट अ प्रोसेस. वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, ए कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी चार्ज, इफ मॉडिफाई होगा तो मॉडिफिकेशंस के साथ, रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, shall be verified as follows. Where the instrument or deed relates to solely or property situated outside India, अगर property India के बाहर है, the company shall be verified a certificate issued either under the seal of the company, under the hand of any director or company secretary,
सर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीएस वाले सर, ठीक है, इनका साइन का बहुत बड़ा दाम है, ठीक है, अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर और अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज ऑफ चार्ज। इनका क्या चाहिए, सील या सिग्नेचर चाहिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कंपनी का कोई तो होना चाहिए जो कंपनी के बिहाफ में बोले कि हाँ दिस इज वेरीफाइड, क्योंकि आगे जाके कुछ गड़बड़ होगा तो किसको जाके पकड़ेंगे। Where the instrument or deed relates to the property situated in India, whether wholly or partly, the copy shall be verified by certificate issued under the hand of any director and again company secretary of the company or an authorized officer of the charge holder. ठीक है, so that's it. एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, जरूरत पड़ने से एक्सटेंशन भी दिया जाता है। ये थोड़ा डेट का खेला है, गेम बजेगा सर, क्या गेम है, कौन सा गेम है सर, डेट का गेम, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। आपको टाइम लिमिट में एक्सटेंशन भी मिलता है। द ओरिजिनल पीरियड विद इन व्हिच चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। द कंपनीज, मैंने अमेंडमेंट करके आया, सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019, ऑर्डिनेंस माने रूल, ठीक है, ऑर्डिनेंस माने रूल विथ रेस्पेक्ट टू 2/11/2018, ठीक है, 2/11/2018 इफेक्ट फ्रॉम has amended the provision relating to extension of time. Charge created before 2/11/2018, before the commencement of company's ordinance rule. In such a case where charge was created before 2/11/2018 but was not registered within the original period of 30 days, the registrar may, on an application by the company, allow such registration to be made within a period of 300 days of such creations. Further, if the charge is not registered in the extended period of 300 days, it shall be done within 6 months from the 2/11/2018 on payment of prescribed additional fees. It is provided that the different fees may be prescribed for different class of companies. अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग चार्जेस होता है। अब आप सुन लो इसका समरी। फ्लो चार्ट देखो, क्लैरिटी ले लो। चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2/11/18, तो क्या बताते हैं, रजिस्टर चार्ज विद इन 30 days ऑफ द क्रिएशन, ठीक है। इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 30 days, अगर 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, then register within 300 days of the creation of payment of additional fees. If not registered in 300 days, register within 6 months from 2/11/18, ये डेट जो है ना, ये डेट से 6 महीने के बाद with additional fees and different fees for different classes of companies. अगर 2/11/2018 के पहले का चार्ज है तो आपको एक्सटेंशन दिया है, नॉर्मली 30 days, 30 days में भी नहीं हुआ तो 300 दिन, 300 दिन में भी नहीं हुआ तो 2 नवंबर 2018 के 6 महीने के बाद विद एडिशनल फीस, डिफरेंट फीस फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज। अगर चार्ज पुराना है तो, और नया चार्ज है तो नया हिसाब से हो जाएगा। चार्ज क्रिएट्स ऑन और आफ्टर 2/11/18, दैट इज ऑर्डिनेंस के बाद, न्यू अमेंडमेंट के बाद। इन सच केस द चार्ज वाज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2 November 18 बट द रजिस्ट्रेशन वाज चार्ज, द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वाज नॉट इफेक्टेड विद इन ओरिजिनल पीरियड ऑफ 30 days, उसका भी लिमिट देख लो। अगर चार्ज 2 नवंबर 18 के बाद क्रिएट हुआ है, ठीक है, रूल सेम है, विद इन 30 days रजिस्टर चार्ज, ठीक है। इफ नॉट रजिस्टर्ड इन 30 days, then register in next 30 days, माने ये 30 दिन तो था ही, अगर ये 30 में भी नहीं हुआ तो और एक्स्ट्रा 30 दिन ले लो, इसका मतलब 60 days फ्रॉम क्रिएशन विथ एडिशनल फीस। If not registered in next 30 days, माने ये वाला भी अगर नहीं हुआ, then register with further period of 60 days with ad valorem fees. फिर से 60 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर कर लो। ये 2 नवंबर 18 के बाद का नियम है, पहले का नियम थोड़ा अलग है, तो याद रखें सर, 2 नवंबर 2018 के बाद का चार्ज क्रिएशन और 2 नवंबर 2018 के पहले का चार्ज क्रिएशन। बोलो सर, क्लियर हो रहा है बात? हेलो,
कह दो सर, कुछ दिक्कत है क्या? अरे, एनी डाउट? किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है। आप लोग कनेक्टेड हो सर? Yes, sir. নীল, ওকে, বোঝা গেল প্রসেসটা? Yes, sir. ओके सर, बस अभी आगे प्रोसेस है, मेरे साथ पढ़ो या खुद पढ़ लो, एक ही बात है, बट पढ़ लो सर, ठीक है? प्रोसीडियर दे दिया, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। कंपनी को क्या करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए? बेसिकली एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है एक्सटेंशन के लिए? क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन डालना पड़ता है, सिंपल बात है। क्या हमें एक्सटेंशन मिल सकता है सर? वही बात। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, ठीक है? For seeking extension of time, it should be supported by declaration from the company signed by its company secretary. ये क्यों टाइम पे नहीं हुआ? सीएस का ही रोल प्ले है सर। कंप्लायंस का काम करते हैं ना, कंपनी का सारा लीगल दायित्व सीएस के पास होता है, तो सीएस के ऊपर ही दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि टाइम पे क्यों नहीं हुआ, तो डिक्लेरेशन दो। कंपनी का डायरेक्टर नॉर्मली उसका ओनर होता है, तो डायरेक्टर अगर खुद संभाल रहे तो डायरेक्टर को भी देना पड़ता है। तो डायरेक्टर अगर कंपनी में सीएस रखता है, बड़ा कंपनी में तो सीएस मस्ट है, तो डायरेक्टर सीएस को पकड़ेगा, भाई क्यों नहीं हुआ, सैलरी से काट लेंगे। ठीक है, ओके। तो साइंड बाय इट्स कंपनी सेक्रेटरी और ए डायरेक्टर, दैट्स अ डिलेटेड फाइलिंग शैल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी अदर इंटरवेनिंग क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। यानी ऐसा ना हो कि आपने लेट में फाइल कर रहे हो और कंपनी का क्रेडिटर जो कंपनी को लोन दिया है उसको कोई दिक्कत हो गया। The register on receiving an application for extension of time as aforesaid shall be satisfied that the company had sufficient cause for not filing the particulars. CS का responsibilities है, an instrument of charge if any within original period of 30 days. 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, चार्ज क्रिएशन के 30 दिन के अंदर। only then shall he allow registration of charge within extended period. Further, requisite additional fee, that is ad valorem माने extra, as applicable must also be paid. दे दो, एक्स्ट्रा पैसा भी दे दो। कितना होता है वो जब आप काम करोगे देख लेना, एमसीए के साइड में भी बताता है। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सरकारी रेट है सर, रीजनेबल होता है। Where a charge or modification is duly registered by the registrar, a certificate of registration or modification shall be issued by the registrar in the prescribed form. The certificate so issued by the registrar shall be conclusive evidence that the requirement of chapter 6 of the act and the rules made thereunder as to registration of creation of charge have been complied with. यही तो सीएस का काम है कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, अब रजिस्टर भी उसको ठीक ठाक करके कंप्लाई करेगा। Section 77, not to apply to create charges. The application of section 77 shall not be made to certain charges which are prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 77 पे कुछ एसेट के बारे में बताते हैं कि जो आप रिजर्व बैंक के साथ कंसल्ट करके ही कर सकते हो, ठीक है? इस एसेट पे आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। Consequence of non-registration of charges, section 77 subsection 3 and 4, 77 subsection 3 and 4। कॉन्सिक्वेंस बहुत जरूरी बात है सर, नहीं करेंगे तो क्या उखाड़ लेगा, सवाल आ रहा है मन में। हाँ, अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन चार्ज को रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या उखाड़ लोगे? अरे भाई उखाड़ना क्या है, देखो बिजनेस करना है डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन टूटा सब टूट जाएगा सर। नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर माने जो कंपनी को बंद करने का काम करते हैं, नॉर्मली प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, माने सीएमए, सीएस, वैल्यूएशन ऑफिसर, एक्चुअरीज, काफी लोग आते हैं, बैंक वगैरह भी आते हैं। नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, जब कंपनी बैंकरप्टेड हो जाते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं, और एनी अदर क्रेडिटर अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज इज गिवन बाय द रजिस्टर। दिस मींस
the charge will become void against the liquidator and other creditor of the company. That is to say, at the time of winding up, the creditor whose charge has not been registered will be reduced to the level of an unsecured creditor. अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज क्रिएट नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से या चार्ज होल्डर की तरफ से, तो बंदा फंस सकता है। चार्ज होल्डर नॉर्मली क्रेडिटर होता है ना, जिनको कंपनी से पैसा चाहिए, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर था कि भाई मेरे को पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अगर चार्ज क्रिएट नहीं है तो बंदा फंस जाएगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा, ना भी मिल सकता है। Neither the liquidator nor any other creditor will give legal recognition to a charge that is not registered. But this shall not be prejudice any contract, है ना, or obligation for repayment of the money secured by a charge, है ना, ये तो prejudice नहीं हुआ ना सर। This means the debt is valid and may be enforced against the company through the court by filing a suit, but the security is lost. कहने का मतलब है कि अगर चार्ज क्रिएट नहीं है सिक्योर्ड के नाम पे, आपने बोला सिक्योर्ड है पर फिर भी सिक्योरिटी नहीं दिया कंपनी को बोल रहा, तो इसका मतलब जो जिनको कंपनी से पैसा मिलेगा या जो लिक्विडेटर है वो भी तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर इसके बाद एक उपाय है, आप कोर्ट में जा सकते हो। ऑब्वियसली कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि भाई हमारा डेब्ट को वैलिड करो कंपनी को। ऐसा केस होता है मार्केट में, काफी केसेस हैं। लेकिन आपका सिक्योरिटी लॉस हो गया, अब कोर्ट में लड़के लेना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, दोनों तरफ से लड़ाई होगा, लॉयर पैसा खाएगा। समझ रहे हो सर? प्रॉब्लम समझ में आया? अरे समझ में आया कि झगड़ा कैसे हो जाएगा? कंपनी बोलेगा नहीं हम तो अनसिक्योर्ड बोले थे, ये लोग लेंडर बोलेगा नहीं हम लोग तो सिक्योर देखे थे। अब कोर्ट में लड़ाई लड़के फिर खेल होगा। लेकिन ये तो अच्छा बात नहीं है ना सर। तो फर्दर इट मे बी नोटेड दैट द फेलियर टू रजिस्टर चार्ज शैल नॉट अब्सॉल्व अ कंपनी फ्रॉम इट्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर। इसका मतलब ये नहीं कि आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप गलती नहीं किया, आपने बहुत बड़ा गलती किया, आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा। और कंपनीज एक्ट में भी आपके ऊपर चार्जेस हैं अगर प्रूव हो जाए कि आपने गलती किया। कौन ने? कंपनी ने। Another important consequence of non-registration is that charge holder loses priority. Any subsequent registration of a charge, even if it is registered within the extended period instead of original 30 days, shall not prejudice any right accord in respect of any property before the charge is actually registered. तो सिंपल क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको कि यहाँ पर चार्ज होल्डर को भी कितना बड़ा नुकसान है। तो बेसिकली चार्ज होल्डर को नुकसान से बचाना है, क्रेडिटर को नुकसान से बचाना है। नुकसान माने नुकसान, ठीक है, लॉस, बांग्ला की बोलो नुकसान, हिंदी तो बोलते हैं नुकसान और इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। सर कितना कनेक्टेड है ना सर। अरे हिंदी इंग्लिश बंगाली सब कनेक्टेड है। देखो आपने कभी सोचा है हम लोग दांत को क्या बोलते हैं बंगाली में? सर मैं आगे एक सिंपल बता रहा हूँ, दांत, दांत, टीथ, बंगाली में बोलते हैं दांत, ठीक है। हिंदी में भी बोलते हैं दांत, ठीक है, हिंदी में भी सेम बोलते हैं, दांत ही बोलते हैं। हाँ संस्कृत में एक बोलते हैं दंत, ठीक है, दंत बोलते हैं। और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं जब हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं? डेंटिस्ट। तो दांत, दंत और डेंटिस्ट ये इंग्लिश है, ये दांत है बंगाली है, ये दंत है संस्कृत है। क्या फर्क हुआ लैंग्वेज में? आपको कुछ समझ में आया? एक्चुअली ये जो डेंटिस्ट वर्ड है ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है सर। दिस इज कम्स फ्रॉम द संस्कृत दंत। सर आप बना के बोल रहे हो? नहीं सर, समझ के बोल रहा हूँ। बना के क्यों बोलूं? ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है। संस्कृत इज अ वेरी ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संस्कृत से यूरोपियन लैंग्वेज भी अपना काफी लैंग्वेज लिया है। जैसे हम लोग इंग्लिश का लैंग्वेज भी यूज करते हैं, वैसे संस्कृत को भी काफी सारे जगह में लिया गया है। चलो सर, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा अलग ज्ञान दे दिया। सर क्या आप ज्ञान देते रहते हो।
माने डेंटिस्ट माने संस्कृत हो गया। यस सर, दंत से आया ना, दंत, डेंटिस्ट। किसी वेस्ट इंडीज के लोगों को पूछो क्या बोलेगा, डेंटिस्ट बोलेगा, डेंटिस्ट नहीं बोल पाएगा। जो लोग लैटिन यूज करते हैं वो भी डेंट नहीं बोलते, दंत बोलते हैं। रशियन वो भी डेंटिस्ट डेंटिस्ट करता है, डेंटिस्ट। दे डोंट यूज डेंटिस्ट, तो करता है। कभी वेस्ट इंडीज या अफ्रीकन का इंग्लिश सुने हो सर? वो टॉ नहीं बोलता है, वो टी नहीं बोलता, वो ता बोलता है, ता। सुनेंगे तो पता लगेगा। देखो हम लोग बोलते हैं यूज टू, वो लोग क्या बोलेगा? टू यूज टू, यूज टू ऐसे बोलेगा, यूज टू। ठीक है सर, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। सर कनेक्टेड हो आप लोग या खो गए? आवाज दो Yes, हमको। sir. थैंक यू सर। थोड़ा बीच बीच में मेरे को भी ना जगह देना सर, हम आ गए हैं यहाँ, इस तरह का। बैंक ए has advanced ₹1 crore to Akash Limited against the security of the company's land building at मुलुंद। मुलुंद कहाँ है सर? बॉम्बे में है मुलुंद। सर आपको कैसे पता? सर बॉम्बे गया था तो थोड़ा बहुत बॉम्बे के बारे में पता लगाया था। मेरा बुआ रहते उधर ऐसे, सो मैंने पीसी बचपन में गए थे इसलिए। तो मुलुंद बोल के एक जगह है सर, महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मुलुंद हो या मद्रास, जो भी हो, डजेंट मैटर। बैंक ए हैज एडवांस ₹1 crore to आकाश लिमिटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनीज लैंड एंड बिल्डिंग। तो कंपनी का लैंड बिल्डिंग कहाँ है? मुलुंद में है, मुंबई में है। दैट मीन्स अ वैल्यूएबल प्लेस। ऐसे मुंबई बहुत महंगा है। मुंबई में 1 करोड़ में अगर ठीक ठाक जगह हो तो 1 करोड़ में मुंबई में एक 1 रूम किचन का हालत आता है सर। कोलकाता में 1 करोड़ में आपको लैविश फ्लैट मिलेगा। बॉम्बे में 1 रूम किचन आएगा हार्डली। मैंने अगर प्रॉपर लोकेशन है, पॉस एरिया, 1 करोड़ में एक 1 रूम किचन। 25 लाख में तो वहां पर एक हार्डली, वो क्या बोलते हैं ना, एडवेस्टर का जो चौल होता है उसका दाम 25 लाख है। कोलकाता में आपको 25 लाख में आराम से एक सुंदर सा फ्लैट मिल जाएगा। 2 BHK भी हो सकता है, और मतलब थोड़ा सा साइड में बिल्कुल हो सकता है। सो बॉम्बे में अगर जाके किसी को फ्लैट खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने का इच्छा है, पॉकेट में कम से कम 2-3 करोड़ लेके जाओ तो जाके एक अच्छा खासा फ्लैट मिल सकता है। सेम वैल्यूएशन में आप कोलकाता में 50 लाख 1 करोड़ में मिल जाएगा, जो बॉम्बे में 3 करोड़ दाम है। स्पेशली बांद्रा, बांद्रा वेस्ट, ईस्ट, ये सब एरिया जो है, काटा रोड बोल के एक रोड है, बड़ा फेमस एरिया है, सेलिब्रिटीज लोग रहते हैं। जैसे मुलुंद वगैरह भी काफी, मीरा रोड भी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारा। मैं थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ज्यादा नहीं जानता, थोड़ा जानता हूँ। ओके, तो मुलुंद में लैंड एंड बिल्डिंग है कंपनी का। कंपनी 1 करोड़ का एडवांस ले रहे हैं आकाश लिमिटेड, किससे? बैंक से, और बदले में अपना लैंड बिल्डिंग मुलुंद का सिक्योरिटी में दे रहा है। तो चार्ज वाज क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। मैंने लैंड बिल्डिंग का जो डीड है 1 जून 2019 को। द कंपनी डिड नॉट रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज। कंपनी ने अपना चार्ज को रजिस्टर नहीं किया 30 दिन के अंदर। सब्सिक्वेंटली द चार्ज वाज रजिस्टर्ड ऑन 13 अगस्त 2019 आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एड वैलोरम फीस एंड प्रोवाइडिंग सफिशिएंट कॉज, कंपनी ने बोला। इन द मीन टाइम बैंक हैज एडवांस ₹2 crore to आकाश लिमिटेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। बैंक बी, बैंक ए का काम खत्म है, बैंक बी आकाश लिमिटेड को लोन दिया है ऑन द सेम प्रॉपर्टी ऑन 20th जून। ध्यान से देखना, 1 जून 20th जून, और ये चार्ज रजिस्टर हुआ 27 जून को। पहला चार्ज रजिस्टर हुआ 13 अगस्त को। सर 13 अगस्त पहले आता है कि 27 जून पहले आता है? सर ऑब्वियसली 27 जून पहले आता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, प्रॉब्लम यहां पर कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होगा जब आकाश लिमिटेड लिक्विडेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ सर, जिसका इच्छा आशा नहीं था वही हो गया। आकाश लिमिटेड गोज इनटू लिक्विडेशन और प्रॉपर्टी रियलाइज ओनली 2 करोड़। ठीक है,
प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो 2 करोड़ का है। ना क्वेश्चन इज दैट, अब जो बैंक लोन दिया था आकाश लिमिटेड को, बैंक ए या बैंक बी, किसका अधिकार होगा? बैंक बी विल रिसीव द लोन back fully. Bank A will not realize anything because the subsequent registration of the charge in favor of Bank A will not prejudice the right of Bank B, which obtained its right before the charge in favor of Bank A was actually registered. Thus, Bank B gets priority over Bank A even though its register was created later. किसका चार्ज बाद में लगा सर? बैंक डी चार्ज बाद में लगा है ना सर, सॉरी बैंक ए का चार्ज क्रिएशन बाद में हुआ, ये लेट कर दिया चार्ज क्रिएट करने, ये पहले किया, फिर बाद में लोन बैंक बी बाद में दिया है, फिर भी बैंक बी विल रिसीव इट्स लोन बैक फुल्ली बट बैंक ए विल नॉट रियलाइज एनीथिंग, क्योंकि चार्ज क्रिएशन में बैंक ए ने लेट कर दिया। ओके, समझ गए सर? मुझे गालो की गालो ना। नहीं सर। अब देखो, अब चार्ज होल्डर, जैसे बैंक यहां पर चार्ज होल्डर था, तो चार्ज होल्डर को क्या करना चाहिए? वो 78 के तहत खुद भी जाके बैंक में रजिस्टर के पास चार्ज क्रिएट कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइट में जाके भी, ऑफलाइन में भी होता है। तो चार्ज होल्डर में अप्लाई टू द रजिस्टर, ठीक है, इफ कंपनी फेल्स टू डू सो विद इन 30 डेज, कंपनी मस्ट रजिस्टर चार्ज, ठीक है, कंपनी मस्ट रजिस्टर चार्ज। द रजिस्टर शैल गिव a notice to the company if no objection is received, the register within a period of 14 days after giving notice to the company. If objection is received, if the company register by itself for sufficient cause why such charge should not be registered is provided, register shall not allow registration. Simple flow chart है। The charge holder may apply to the register, ठीक है, तो क्या होगा? देखो सर, the charge holder may apply to the register, the register shall give a notice to the company. If objection is received, ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, if company fails to do so within 30 days, ठीक है, if company fails to do so within 30 days, if objection is received तो आंसर ये होगा, if no objection is received तो ये होगा, और कंपनी को चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले भी बोला था, वही चीज यहाँ पर भी फ्लो चार्ट करके बताया, सेम कॉन्सेप्ट को आपको फ्लो चार्ट करके बता रहा है। चार्ज मॉडिफिकेशंस भी हो सकता है 79 के तहत, टर्म्स कंडीशन बदल जाएगा तो चार्ज मॉडिफाई हो सकता है, मैंने एसेट के ऊपर वैल्यूएशंस वगैरह मॉडिफाई हो सकता है, बैंक रेट बदल सकता है, काफी सारा चीज में चेंजेस हो सकता है, तो जो भी मॉडिफिकेशंस हो, ठीक है, उसको भी लिस्ट डाउन करना पड़ता है और उसके बारे में अगेन रजिस्टर को बताना पड़ता है। ठीक है सर, आप लोगों को मैं एक काम दे रहा हूँ, एक छोटा सा काम करना सर, सेक्शन 83, 84, 85, 86 एंड 87 एक बार गो थ्रू करना, कुछ भी डाउट रहे मेरे को एक बार पूछना, बस प्रोसेस है, नथिंग इज देयर, कोई भी डाउट हो मेरे को पूछे, नेक्स्ट वीक ऑफलाइन में आओ, वहां पर भी कोई डाउट है तो पूछ लो और चैप्टर को कंप्लीट कर डालो, और ऑफलाइन में जब आओगे ऑब्वियसली क्वेश्चन को भी रीड करके आना, कलेक्ट नोट फ्रॉम मी इफ यू डोंट हैव, जस्ट कलेक्ट दिस और क्वेश्चन आंसर को करके आना, ठीक है, और इसके ऊपर नॉट जस्ट इन चार्ज, इससे पहले जितना चैप्टर आप लोगों का हुआ है सारा चैप्टर रेडी करके आना, ठीक है, और इस चैप्टर के ऊपर टेस्ट भी दे देना, और जो सेक्शन मैंने अभी आपको लाइव में रीड नहीं करके बताया आप उसको एक बार गो थ्रू करके आना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे भी बता सकता हूँ या फिर आप लोग पढ़ो और कोई भी डाउट हो मुझे पूछो, ठीक है सर, इतना तो कर सकते हो? क्या सर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ लेना।
कंपनी लॉ का ये टॉपिक का और भी सेक्शन जो है मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बट मैं ऐसा करता हूँ कि आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पता लग गया कि करना क्या है। बस पेंडिंग मत कर देना सर, पेंडिंग करोगे तो आपका ही दिक्कत बढ़ेगा, मेरा नहीं। जस्ट एक बार गो थ्रू करो, कोई डाउट हो पूछ लो ना सर, क्या दिक्कत है, ठीक है। और नहीं तो मैं बैकअप भी दे रहा हूँ आपको, चाहो तो आप वहां से भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ बात करेंगे, ठीक है सर। आज इतना ही है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।